गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे और इसमें हमने सीमांत के बारे में बात कर ली थी और सीमाओं के बारे में हम बात कर रहे थे कि सीमाएं क्या होती हैं, विभिन्न भूगोलवेताओं के द्वारा क्या परिभाषाएं दी गई हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। और सीमांत और सीमाओं में क्या अंतर होता है, आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और सीमाओं के विभिन्न जो विकास के सोपान हैं विभिन्न भूगोलवेताओं के द्वारा, उनके बारे में हम बात करेंगे। सीमाओं के निर्धारण में क्या होता है कि भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामरिक तथ्य जो हैं उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ब्रिंघम जो हुए हैं इन्होंने 1917 में सीमाओं के विकास जो है वो 3 अवस्थाओं में बताया है। पहला आदिम अवस्था में क्या होता था कि इसमें सीमा जो है वो परिभाषित नहीं होती है और यह एक प्रकार का एक तरह से सीमांत क्षेत्र ही होता है, क्योंकि इस समय उसका क्षेत्रीय विस्तार होता है, मतलब इसमें क्षेत्र शामिल होता है। दूसरी अवस्था है संक्रांति की, जब सीमा का पूर्ण निर्धारण नहीं होता है तथा दोनों ओर के राज्य इस पर अपना प्रभाव डालते हैं, तो वो अवस्था होती है संक्रांति की। आदर्श अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है, सीमा निश्चित होकर वातावरण का अंग बन जाती है। ठीक है, अगर सामान्य सीमा निर्धारण की हम अवस्थाओं की बात करें तो इसमें सबसे पहली आती है निश्चय। जो अवस्था है वो कहलाती है निश्चय। इसमें क्या होता है, सीमांत प्रदेश में सीमा निश्चित करने हेतु भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्वों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जिन क्षेत्रों का ज्ञान नहीं होता है वहां पर ज्ञात बिंदुओं को सीधी रेखा के द्वारा मिलाकर सीमा का निर्धारण या प्राकृतिक तत्वों के आधार पर सीमा का निर्धारण जो है वो किया जाता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो अंगोला और दक्षिण अफ्रीका के बीच में 1886 में पुर्तगाल और जर्मनी के द्वारा ऐसा किया गया। यह वर्णित सीमाएं जो हैं वो धरातल से समता नहीं खाती हैं, लेकिन ठीक है, जो अंगोला और दक्षिण अफ्रीका के बीच की सीमा है, और इसके कारण क्या होता है, अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि चिली और अर्जेंटीना, अलास्का और कनाडा की सीमाएं हैं। अब इसके लिए आवश्यकता किन बात की होती है कि सीमा के निर्धारण के लिए आवश्यकता होती है कि सीमा निश्चित करने से पूर्व सीमा कमीशन सदस्यों के द्वारा उस क्षेत्र की जानकारी ली जानी चाहिए। इसमें विवादास्पद वर्णन या ऐसे आधार जिनमें की परिवर्तन होता रहता है को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा यह सीमा विवाद का कारण बन जाते हैं। ठीक है, तीसरी इसमें आवश्यकता होती है कि जो क्षेत्रीय विभाजन और उसके आधार की पूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें ध्यान रखना चाहिए कि प्राकृतिक भूरूप के आधार पर सीमा कभी कभी भूरूप में परिवर्तन के कारण वास्तविक रूप से समता नहीं रखती है, जैसे कि नाइजीरिया वो और कैमरून की सीमा। रायो दे जेनेरो नदी का दाहिनी किनारा है, जबकि वास्तव में यह नदी बहुत ही छोटी है। नेक्स्ट है इसमें कि सांस्कृतिक तत्वों का ध्यान रखना भी आवश्यक है सीमाओं को निश्चित करते वक्त। जैसे कि अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा जो है वो हाजी खान के पूर्व में है, जो वहां की निवासी सरयक लोगों को उनके चरणों से उनके जो क्षेत्र हैं उनसे अलग करती हैं, उनके जो चरागाह हैं चारण क्षेत्रों से अलग करती है। 1885 में ब्रिटेन और सोवियत संघ के द्वारा ये सीमा निर्मित की गई थी, किंतु 1887 में पुनः समझौता करके इस सीमा में परिवर्तन किया गया। ठीक है, दूसरी अवस्था है निर्धारण की। सीमा रेखा का संधि अथवा अन्य प्रकार से निर्धारण या लिखित या मौखिक रूप से परिभाषित करना सीमा निर्धारण कहलाता है। मैकमोहन ने ऐसा कहा है। निर्धारण में क्या होता है कि यह सीमाओं के विकास सोपान में सबसे प्रमुख अवस्था है निर्धारण जो है, क्योंकि इसी को लेकर के कालांतर में अनेक विवाद जो हैं पड़ोसी देशों के बीच में वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, निर्धारण करते समय प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण जो है उसको बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, उसकी महत्ता होती है। सीमा निर्धारण प्रक्रिया के जो स्वरूप हैं वो दो हैं। इसमें पहला स्वरूप है कि सीमा की पूर्ण व्याख्या तथा सर्वेक्षण करना, उसी के अनुरूप कार्य करता है ये।
द्वितीय जो स्वरूप है उसमें सर्वेक्षण करना क्षेत्रीय परिस्थिति के कारण कुछ सामंजस्य करने में स्वतंत्र होता है। सीमा निर्धारण की विधियां जो हैं, इसमें सीमा का अंश व दूरी के आधार पर व्याख्या अनुरूप निर्धारण, इसमें प्रमुख घुमावों वाले बिंदुओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। प्रमुख प्रमुख बिंदुओं जिनसे होकर सीमा गुजरती है का वर्णन किया जाता है। सीमा किसी रेखात्मक दृश्य जैसे कि सड़क, नदी, पर्वत शिखर आदि के आधार पर निर्धारण होती है। इसमें ये तो बात हुई निर्धारण की। अब तीसरी अवस्था आती है अंकन की। ठीक है, तो जो वर्णित सीमाएं हैं उनको वास्तविक रूप में अंकित करना, जिसको कि देखा जा सके, जैसे कि स्तंभ लगाकर या कांटेदार फेंसिंग करके या किसी और साधन के द्वारा सीमाओं का अंकन करना। लेकिन सीमांकन में कठिनाइयां आती हैं कि वर्णित सीमा की सही व्याख्या नहीं होना, या अनभिज्ञ वातावरण में सर्वेक्षण करना, या सीमा के अनिश्चित वर्णन, समय के साथ साथ परिवर्तन आदि के कारण समस्या, और उसका निर्धारण के तुरंत बाद अंकन ना होना भी एक समस्या है। ठीक है, इसलिए सीमाओं का सबसे पहली अवस्था निश्चय, फिर उसका निर्धारण, उसके बाद अंकन, इन तीनों अवस्थाओं से होकर के एक सीमा गुजरती है। और फिर भी विभिन्न अवस्थाओं में इसकी कुछ न कुछ कई बार अधिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। तो सीमा का निश्चित होना, निर्धारित होना एक मतलब कठिन कार्य है, जिसको कि बहुत ही ध्यान पूर्वक किया जाता है। कई बार सीमाएं निश्चित का अंकन करने में समस्या क्या आती है, सीमांकित करने में सीमा को, कि आदिवासी जातियों के आक्रमण भी हो जाता है कई बार, क्योंकि उस क्षेत्र में वो लोग रहते हैं। विपरीत जलवायु, सघन वन क्षेत्रीय बीमारियां आदि के कारण भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, अनेक क्षेत्रों में पृथकता होना भी सीमा निर्धारण में प्रमुख बाधा है। जैसे कि 1881 में अर्जेंटीना चिली सीमा जो है वो जल विभाजक के आधार पर निर्धारित की गई थी, किंतु शीर्षोमुखी अपर्दन ने उसे पूर्व की ओर खिसका दिया। देखो, अपर्दन के कारण भी सीमा परिवर्तित हो गई, जिससे सीमांकन में उसके समस्या उत्पन्न हुई। और अनेक सीमा विवाद जो है वो अंकन नहीं हो पाने के कारण बाद में समस्या उत्पन्न होती है उनमें। जैसे कि भारत और चीन का सीमा विवाद जो है वो हमेशा चलता रहता है। ये तो बात हुई सीमाओं के जो विकास के सोपान हैं, जो उसकी तीन अवस्थाएं हैं उनके बारे में। अब हम बात करते हैं सीमाओं के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो सीमाओं का जो वर्गीकरण है इसको दो आधारों पर, पहला रचना संबंधी वर्गीकरण और दूसरा आनुवंशिक या उत्पत्ति संबंधी वर्गीकरण इनका किया गया है। और रचना संबंधी आधार पर इसका सीमाओं को बांटा गया है, फिर आनुवंशिक या उत्पत्ति के आधार पर सीमाओं का वर्गीकरण किया गया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रचना संबंधी वर्गीकरण की। इसे आकृतिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें पहली आती है भू आकारिक सीमा, है ना। भू आकारिक सीमा से तात्पर्य है प्राकृतिक भूदृश्य के आधार पर जिन सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, यानी कि धरातलीय आकृति जैसे कि पर्वत, नदी, झील आदि से संबंधित ये सीमा होती है। मरुस्थल और वन प्रदेश भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, किंतु ये दृश्यावली निर्धारित एवं विस्तारित होती है। ठीक है, अब भू आकारिक सीमा जो है इसके कौन कौन से उपभाग हैं, उप प्रकार है, उनके बारे में अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहली आती है इसके अंतर्गत पर्वतीय सीमा। तो पर्वतीय सीमा क्या है, पर्वतीय जो है वो जल विभाजक रेखा के रूप में होते हैं। तो जल विभाजक रेखा सबसे अधिक स्थायी, सही, अवरोधक सीमा मानी जाती है। थॉमस हॉल्डिश ने ऐसा कहा है। और पर्वतीय श्रेणियां जो हैं ये मानव समुदाय के सांस्कृतिक स्वरूपों को भी अलग करती है। ठीक है, राजनीतिक सीमा को, राजनीतिक क्षेत्रों को अलग करने के साथ ये मानव समुदाय के सांस्कृतिक स्वरूपों को भी अलग करती हैं। ये सामरिक और सैनिक दृष्टिकोण से उत्तम सीमा मानी जाती है पर्वतीय सीमा। पर्वतीय सीमा से संबंधित भी कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन जैसे कि इनकी बनावट बहुत जटिल होती है। ऊंचाई, लंबाई, समानांतर श्रेणी विस्तार के कारण सीमा विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जैसा कि चिली और अर्जेंटीना सीमा विवाद है। ठीक है, भारत और चीन की जो सीमा विवाद है वो 1914 में मैकमोहन रेखा
सीमा को स्वीकार किया गया था, लेकिन इसका अंकन नहीं किया गया। ठीक है, इसके कारण भारत और चीन का जो सीमा विवाद है वो चलता रहता है, घुसपैठ चलती रहती है। फिर फ्रांस और स्पेन के मध्य पेरेनीज श्रेणियां जो हैं वो पर्वतीय सीमा का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, और ये सीमा दो संस्कृतियों को भी विभक्त करती है। ये यहाँ पे देखें हम यूरोप में, ये तो है फ्रांस और ये है स्पेन, इनके बीच में ये जो है ये पेरेनीज पर्वतीय सीमा है, जो कि इन दोनों के बीच में प्राकृतिक सीमा, पर्वतीय सीमा, भू आकृतिक सीमा के रूप में है। ठीक है, ये एक आदर्श पर्वतीय सीमा का की इसको संज्ञा दी जाती है की तरह है। ठीक है, दूसरी सीमाएं आती हैं भू आकृतिक, वो है नदी सीमा। तो अनेक अंतरराष्ट्रीय नदी सीमाएं भी हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच रायो ग्रांडे नदी, जैम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच चैम्बेजी नदी। ये देखोगे अगर आप इस मैप में, तो ये जैम्बिया है, ये जिम्बाब्वे है, और इसके बीच में ये जैम्बेजी नदी है जो कि प्राकृतिक सीमा का काम करती है। ठीक है, नदी सीमा के निर्धारण में सबसे प्रमुख समस्या जो है वो सीमांकन की आती है, क्योंकि नदी जो है इसकी चौड़ाई होती है। अतः नदी सीमा संभावनाएं एक तट के सहारे हैं, या परिवहन योग्य नदी का मध्य भाग या मध्यवर्ती रेखा के पास होती है, तो उसके अंकन में सीमाएं होती है कि किस तरफ नदी सीमा को माना जाए। कई बार क्या होता है, एक तट के सहारे सीमा जो है वे व्यवहारिक नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है, जल का उपयोग जो है वो एक और के राज्य तक सीमित हो जाता है, और परिवहन योग्य नदी जो है उसका मध्य भाग भी परिवर्तनशील होता है। ठीक है, क्योंकि नदी का मार्ग भी परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार नदी सीमाएं जो है इसके निर्धारण में भी कई बार समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और नदी सीमाएं जो हैं ये मुख्य रूप से सफल होती हैं या नहीं, ये निर्भर करता है जो दो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है जिनके बीच में से नदी सीमा गुजर रही है, उनके आपसी सहयोग के ऊपर। उन पड़ोसी राज्यों के आपसी सहयोग के ऊपर ही दो राज्यों की नदी सीमा जो है उसकी सफलता निर्भर करती है। इसे कुछ समस्याग्रस्त नदी सीमाएं हैं, जैसे कि मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है नदी सीमा, रायो ग्रांडे नदी, वो एक समस्याग्रस्त सीमा है। फिर सीरिया और इजराइल के मध्य जॉर्डन नदी जो है वो भी एक समस्याग्रस्त सीमा है। तीसरी इसमें आती है झील सीमा। ठीक है, भू आकृतिक सीमा में इसका उदाहरण, एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो आप यहाँ पे मैप में भी देख रहे होंगे। कहाँ का मैप है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट लेक्स जो है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स जो है उनका, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। ठीक है, ये कनाडा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये इनके बीच में जो सीमा रेखा है। फिर युगांडा और टांगानिका का विभाजन विक्टोरिया झील द्वारा, स्विट्जरलैंड जर्मनी का विभाजन कॉन्स्टेंट झील द्वारा। झील जो है इसकी आर्थिक उपयोगिता होती है, यानी कि जैसे जल का उपयोग मछली पकड़ने के लिए, व्यापार आदि के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार जो रचना जो हमारी रचना संबंधी वर्गीकरण है या आकृतिक वर्गीकरण है, इसमें हमने भू आकारिक सीमाएं जो हैं इनके बारे में बात करी, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।